अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एम्स्टर्डम में बैठे हुए हैं। बड़ा ही खूबसूरत मौसम है और आप लोगों को पता है मेरा तो बाहर बैठना जो है ना वो शौक़ है, पेशेंट है। धूप में मुझे बैठने का शौक़ है, लेकिन पाकिस्तान से मेहमान आए हैं और धूप से बड़े तंग आए हैं, तो इसलिए उनको धूप में बैठने की ऑफ़र नहीं की। लेकिन बड़ी मज़े जगह बैठे हैं। मलिक आज़म साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से हैं, मारूफ बिजनेसमैन है, बिज़नेस दौरे पर आए हैं। और मैंने इनसे पूछा, इजाज़त ली कि अगर मुमकिन है तो क्यों ना इनसे गपशप लगाई जाए और पूछा जाए कि पाकिस्तान में ये जो जंग लड़ी है आप लोगों ने मजाक मजाक में, वो कैसे रही है। और मलिक साहब जो हैं वो साबिक चेयरमैन बैतुल माल पंजाब भी हैं और माशाल्लाह मारूफ बिजनेसमैन भी हैं, बहुत सारे आप लोगों में से जानते भी होंगे। तो मलिक साहब से पूछते हैं कि पाकिस्तान में जंग, स्टैब्लिशमेंट, सफारतकारी, बहुत सारी चीज़ें कैसे देखी मलिक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मतलब ये, क्योंकि सम टाइम होता है ना कि नहीं ऐसे ठीक है वो मैंने कह रहा। अच्छा, वो मलिक साहब आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो मलिक साहब ये बताएं, आप पाकिस्तान से आए हैं, गर्म तरीन मौसम से आए हैं। वो खित्ता पूरे का पूरा ही गर्म तरीन होने का डर था कि कहीं खुदा ना करे मुंह से वो बात ना निकले कि हम उस नहज तक पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सिर्फ चंद घंटों में जंग जीतना, वो भी अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन से। ये पाकिस्तानी फ़ौज की सलाहियत कहाँ छुपी हुई थी? बहुत बातें की जाती थी कि फ़ौज असल काम नहीं करती और सियासत करती है, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं जंग के जीतने की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ सारी कौम को। मैं समझता हूँ कि जब इंडिया ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सरहद की ख़िलाफ़ वर्जी की कोशिश की और पाकिस्तान की टॉलरेंस को और पाकिस्तान की जो सब्र करने की पॉलिसी थी या अमन की पॉलिसी थी, उसको उन्होंने कमज़ोरी की शक्ल में ले लिया। लेकिन एक फिर मौका ऐसा आ गया जहाँ पर आपको रिटेलिएट करने आप पर फ़र्ज़ हो चुका था, अदरवाइज़ आपकी खुद मुख्तारी और सालमियत भी ख़तरे में पड़ सकती थी। इसी मौके पर हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने उस जुर्रत, बहादुरी और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया को ये पैगाम दिया कि गो के हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में अभी बहुत सी कमी कोताही मौजूद है, लेकिन अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से और अल्लाह ताला की रहमत से हम ना अपने दिफा से गाफिल हैं और ना दिफाई ज़रूरियात से गाफिल हैं। हमने अपना पेट काट कर पाकिस्तानी अफवाज को दुनिया की एक जदीद तरीन अफवाज में शामिल किया है। और मेरी जो ज़ाती राय है संदीला साहब, कि ये जंग जीतना या इंडिया को सबक देना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस जंग के नतीजे में जो यूनिटी वापस आ गई है, जो कौमी यकजहती वापस आ गई है, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ होने वाली इंटरनेशनल साजिशों का कला कमा हो चुका है, वो मेरे ख़्याल है जंग जीतने से भी बढ़कर है। क्योंकि अगर आपकी कौम तकसीम हो जाए, अगर आपकी कौम के अंदर अपनी ही मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ बदगुमानी पैदा हो जाए, तो फिर उसकी सालमियत हमेशा ख़तरे में पड़ी रहती है। तो एक तो ये हुआ है कि हमारी कौम जो है वो सीसा पिलाई दीवार होगी और उसमें जो कबाहतें थी वो दूर हो गई। भाईचारा, सूबों के दरमियान भाईचारा, मुल्की लेवल पर फ़ौज मुखालिफ प्रोपोगंडे का ख़ात्मा और मुल्की लेवल पर फ़ौज के साथ मोहब्बत का जो मुज़ाहरा हुआ है, उस मुज़ाहरे को तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी मान जी लिया है। जी। तो मैं ये समझता हूँ ये जंग इंडिया के लिए ज़हमत और हमारे लिए रहमत बन के आई। जंग जो है वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जंग कभी भी, हाँ, हमारे इस लिहाज से बिल्कुल रहमत बन गई है, लेकिन जंग तो हमेशा ही खुदा किसी भी मुल्क पर ना लाए। मतलब साहब, आपने कहा कि यूनिटी, चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे तल्कात हैं। चाइना के साथ आसफ़ अली ज़रदारी से लेकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में ख़ास तौर पर ये जो सी पैक और दूसरे मंसूबे, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट पाकिस्तान में देखे। हब बनना था, पाकिस्तान में बिज़नेस हब बनने थे, पूरे इस ये जो बनने थे मोटरवेज़ और जो भी होना था। फिर दरमियान में एक हुकूमत आया, वो जो भी मसाइल हुए उसको हम स्किप करके आगे चलते हैं। तो ये हमारा और चाइना का जो रिलेशन मजबूत हुआ है बहसीयत दो कौमें, इसको आप कैसे देखते हैं आने वाले वक्त में? देखें जी, चाइना के जो शानदार दोस्ती, भाईचारा या उसका साथ देने का ताल्लुक़ है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मुल्कों के मफादात होते हैं ठीक। और उस मफादात पर मबनी ही पॉलिसीज़ बनती हैं।
चाइना का भी यही मुफाद है कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क के तौर पर खड़ा रहे। अदरवाइज़ दूसरे जो इंटरनेशनल ममालिक हैं जैसे अमेरिका है और इंडिया है, उसके साथ उनके ताल्लुकात को इतने अच्छे नहीं हैं। और क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक ऐसी जियो पोलिटिकल सिचुएशन में कायम किया है, इस खत्े में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, ये एक ऐसी जगह सिचुएटेड है जहाँ पर हर वक्त इसकी अहमियत बरकरार रहती है, चाहे वो गर्म पानियों के ज़रिए हो, चाहे वो चाइना और पाकिस्तान के कॉरिडोर की वजह से हो, चाहे वो ईरान की वजह से हो। तो पाकिस्तान का जो खिता है वो हमेशा ही दुनिया में एक अहमियत के हवाले से जाना जाता है। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की इस मुख्तसर जंग में शायद चाइना अरबों डॉलर खर्च करके भी अपनी मार्केटिंग उस तरह ना कर सकता जिस तरह उसकी टेक्नोलॉजी की मार्केटिंग पाकिस्तान के शाहीनों ने, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने कर दिया है। आज मेरा आज मौक़िफ़ तब्दील हो चुका है। मैं पहले चाइनीज़ गाड़ी चलाना नहीं चाहता था, ठीक। आज मैं सोच रहा हूँ कि जो अच्छी चाइनीज़ गाड़ी है रोल्स रॉयस के मुकाबले में, वो उससे 10 गुना नहीं 100 गुना सस्ती है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर वो गाड़ी 25 करोड़ रुपए की है, चाइनीज़ जो गाड़ी है वो 5 करोड़ रुपए की है। तो अब मैं उसके इस्तेमाल का सोच रहा हूँ, तो ये तब्दीली है। ये तब्दीली है और ये बड़ा पॉजिटिव रहा चाइना के लिए। चाइना की ब्रांड जो बनाए चाइना ने है और उनको शहीनों ने जिस तरह दुनिया में एक अलहदा ही मुकाम दिया, इसमें कोई शक नहीं है। भारत ने जब ये सब कुछ किया होगा तो ये सोचा नहीं होगा, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने उसको चंद घंटों के अंदर शिकस्त दी और फिर उसको अमेरिका को इन्वॉल्व करना पड़ा और वो सीज़ वाइज सारे मामलात, आप समझते हैं कि भारत खामोशी से बैठेगा? ज़ाहिर है नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी शिकस्त है, उसकी 10 साल की बनाई हुई एम्पायर जो है आपने चंद घंटों में ख़त्म कर दिया, उसको अपने मुल्क के अंदर सियासतदानों और अवाम से बड़ा रिएक्शन है। तो आप समझते हैं कि किसी किस्म की दोबारा कोई किसी किस्म की शरारत की जा सकती है उस तरफ से, और अगर ऐसा हुआ तो क्या कैसे देखते हैं उसको? सदीला साहब, बात यह है कि वो एक गर्दाम में फंस चुका है। अच्छा जी। मेरे हिसाब से मोदी वज़ीर आज़म इंडिया की पॉलिटिक्स ख़त्म हो चुकी है। उनकी जमात बीजेपी को अब एक नया लीडर सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए पाकिस्तान पर दोबारा हमले की कोशिश करता है तो उसका रिज़ल्ट उसके सामने है। जैसा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने बताया कि हमने टेक्नोलॉजी का अभी 20% इस्तेमाल किया, 80% टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास है। एक तो ये है। दूसरा, आपने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को भी जहन में रखना होगा कि उसने कहा कि मैंने इनको दोनों ममालिक को एटमी जंग से वापस लेके आया हूं। तो इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए उसके लिए ख़ुदकुशी करना इतना आसान काम नहीं है मोदी के लिए, इस फैसले के ज़रिए कि वो पाकिस्तान पर दोबारा जंग को मुसल्लत करे। शायद पहली दफ़ा, मेरा ये एक पॉलिटिकल कारकुन होने के नाते मेरा ये विजडम है कि शायद इस दफ़ा जो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट कभी पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी नहीं करती या फैसला साजी में, वो इस दफ़ा शायद मोदी को कहे कि आप मुल्क की सालमियत के लिए वो फैसले करें जो हमारे मुल्क के लिए हक में हो, ना कि आप अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए। मतलब मुझे एक दो चीज़ें और आपसे भी, ये भी बड़ी अहम, और आपने बात की, बार बार आपने ट्रंप का नाम लिया। ट्रंप की पाकिस्तान के साथ ये प्यार, मोहब्बत और मेहरबानी, इस सफारतकारी को कैसे देखते हैं? ज़ाहिर है इस सफारतकारी के बगैर नहीं होता। आप इलेक्शन से पहले बड़ा डराया जा रहा था कि ट्रंप आएगा तो पता नहीं क्या आ जाएगा, क़यामत आ जाएगी, लेकिन कोई ऐसा दिन गुजरता नहीं है जिस दिन वो पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छे लफ्ज़ नहीं बोल रहा। और कल उन्होंने जो अपनी एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के लोगों की तारीफ़ की, पाकिस्तान की प्रोडक्ट की तैयार की, इसको कैसे देखते हैं कि, और दूसरी तरफ वो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट से रोक रहा है, एप्पल के सीईओ को कहा कि यार तेरी मेहरबानी तो उधर ना लेके जाए थे ला, तो इसको कैसे देखते हैं पाकिस्तान के हक में कि इंडिया के वो हक में नहीं है इस पॉइंट में से, लेकिन पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव चीज़ें कर रहा है? संदीला साहब, सारी दुनिया को पता है ट्रंप एक ब्रांड के तौर पर जाना जाता है। ठीक है। और अपनी बेबाकी की वजह से वो बहुत शोहरत रखता है। और हमारे गांव का आम आदमी, जिसे शायद पहले अमेरिकी सदर के नाम का भी पता ना होता हो या उसकी दिलचस्पी इतनी ना होती हो, आज हर बच्चा ट्रंप का नाम और उसके किस्से, और उसकी वजह सोशल मीडिया भी है, लेकिन उसकी वजह ट्रंप साहब की शख्सियत भी है। तो ट्रंप अमेरिकी सदर ने जो ये पाकिस्तान के हक़ में मौक़िफ़ अख्तियार किया है, ये एक तो खुशाइंद है।
क्योंकि वो बात जो करता है उस पर वो अमल कर देता है। वो आप कह लें हिपोक्रेट या कोई डिप्लोमेसी से वो काम नहीं लेता। काम नहीं लेता। सही। दूसरी बस ये फिर सियासी कारकुन के मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि चाइना के साथ उनके हालात बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, उन्होंने ड्यूटीज़ लगाई हैं, उन्होंने टैक्सेस लगाए हैं, तो उनको उस प्रोडक्ट्स के लिए कोई ना कोई मुल्क तो फिर चाहिए ना, जो उनकी चीज़ें जिस मुल्क में ये स्किल हो, जिस मुल्क में ये सलाहियत हो कि अगर वो मुल्क अमेरिका का एक्सपोर्ट करना चाहे अमेरिकन लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक, तो वो कर सके। क्योंकि आपको मालूम है कि एडिडास, नाइके और बेशुमार अमेरिकी ब्रांड्स जो हैं वो पाकिस्तान से ऑलरेडी एशिया बनवा रहे हैं और पाकिस्तान उनको एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें भी पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और जनरल आसिम मुनीर की जो शानदार एक मिलिट्री कायदाना सलाहियतें हैं और सरहद पर जो उनका किरदार है, ये कहीं ना कहीं उसकी झलक भी है, जिसने पाकिस्तान के एक भिखारी इमेज को, एक मांगने वाले मुल्क के इमेज को, एक तरले मिन्नतें करने वाले मुल्क के इमेज को खुददारी और बहादुरी के इमेज में तब्दील किया। हुकूमत की जो सफारतकारी है, एक ही वक्त में जब ये जंग हो रही थी, आखिरी सवाल भी है कि एक तरफ हमेशा कोई ऐसा वाक़या होता था तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी हो जाती थी, लेकिन इस दफ़ा हिंदुस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ खुलकर चाइना से लेकर अज़रबैजान से लेकर तुर्की से लेकर, तो हुकूमत की तरफ से ये सफारतकारी बताया जाता है कि वज़ीर ख़ारजा साहब ने तकरीबन 80 मुल्कों के लोगों से बात की और अपना मौक़िफ़ पेश किया और वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जनाब जहाँ मर्ज़ी इंक्वायरी करा लें, हम हाज़िर हैं। इसको कैसे देखते हैं सफारतकारी को? अच्छा, मैं मेरी अपनी ज़ाती राय जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है जी। उसमें ये है संदीला साहब कि जो इंडिया ने पहलगाम वाक़या की वजह से ये जो सारा फसाद पड़ा और जंग भी हुई, तो उस पहलगाम वाक़या का कोई मेरा ख्याल है 10 बजे शायद वाक़या हुआ जी, और 10:22 पर FIR दर्ज हो गई, FIR दर्ज होगी और 10:30 पर इंडिया ने कहा पाकिस्तान। इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर लग तो गया। ये इतना भोंडा स्ट्रेटजी थी, चाहे वो रॉ ने बनाई, चाहे वो मोदी ने बनाई, चाहे वो जिसने भी बनाई, ये उनकी एक ऐसी गलती थी जिसकी वजह से उनका केस ख़राब हो गया और इंटरनेशनली उसको सुना ही नहीं गया। अगर ये एक दिन सब्र कर लेते, वो कड़ियाँ मिला लेते, खुदा न खास्ता कोई एविडेंस अगर होता वो दुनिया के सामने पेश करते, तो शायद दुनिया इसके मौक़िफ़ को सुनती, जानती या हमायत करती। अभी तो वो लाशें ही गिर रही थी, अभी तो ज़ख्मी हॉस्पिटल जा रहे थे और वहाँ से जहाँ ये वाक़या हुआ है वहाँ से 250 किलोमीटर दूर है कश्मीर की सरहद, पहाड़ों के दरमियान। पहाड़ तो ना 250 किलोमीटर 10 मिनट में, आधे घंटे में सफ़र तय हो सकता है, ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है। तो ये मुझे नहीं समझ आई कि अगर ये वो पॉलिसी साज हैं जिनके जहनों में इतना बुग़्ज़ भरा हुआ है और अल्लाह ने इसको ही हमारे लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उसके बाद आपको याद होगा DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त इंटरनेशनल लेवल पर प्रेस ब्रीफिंग का अहतमाम किया, जिसमें तमाम सफारत खानों के नुमाइंदगान, सुफरा और इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया के बड़े बड़े सहाफ़ी मौजूद थे और उन्होंने TV स्क्रीन्स लगाकर, LCD लगाकर उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप इस बात को एविडेंस के साथ प्रूव किया कि ये सिर्फ मोदी की साजिश और मोदी की जो इस्लाम दुश्मनी है, जो मुसलमानों के साथ दुश्मनी है, जिसकी तारीख़ जो है वो बाबरी मस्जिद से लेकर और आज की जंग तक मुहित है, ये उसी का एक शाखसाना है, जो उसी तरह चल रहा है आगे। मलिक साहब की बात ठीक है कि इतना कमज़ोर केस था हिंदुस्तान पे और उस पर पाकिस्तान को बड़ा अच्छा मौका मिला और पाकिस्तान की हुकूमत को बड़ा अच्छा मौका मिला और इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाया। यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ दुनिया खड़ी होगी और हिंदुस्तान के साथ कोई भी ना खड़ा हुआ। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, खुश रहें। इस ठंडे प्यारे मौसम में चंद दिन के लिए आप सुख की सांसें लें, क्योंकि वापस फिर आपने गर्म मौसम में। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच।